गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के दूसरे मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट का सॉल्यूशन पढ़ा था। अगर वो दोनों क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लासेज की लिंक है, आप वहां जाकर के दोनों क्लासेज देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैं आपको बता दूं, हमें सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वन वर्ड टाइप के होते हैं, ऑप्शन टाइप होते हैं, जो कि 16 प्रश्न होते हैं। जैसे अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न है, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। हमारे पास 4 ऑप्शन है जैसा कि बोर्ड के एग्जाम में होते हैं, डायोराइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। प्रश्न क्या पूछा गया है, लाइमस्टोन यानी कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है अपना, लाइमस्टोन। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न है, मृदा के मूल पदार्थ को कहा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, मृदा के मूल पदार्थ को कहा जाता है। जैसे मृदा परिच्छेद का, मृदा प्रोफाइल, रिगोलिथ और रिगोसोल। हम बात किसकी कर रहे हैं? मृदा के मूल पदार्थ की। तो मूल पदार्थ को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं। मूल पदार्थ को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? पैतृक पदार्थ। मृदा का जो पैतृक पदार्थ है उस पैतृक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं। और मृदा का पैतृक पदार्थ क्या होता है? तो चट्टानें होती हैं, क्योंकि चट्टानों से मिलकर के क्या बनता है? मृदा बनती है। अब रिगोसोल क्या है? आप लोग ये भी सोचोगे कि सर रिगोसोल फिर क्या है, तो मैं आपको रिगोसोल बता दूं। रिगोसोल मृदा के अविभाजित संस्तर होते हैं। जैसे मृदा में 4 संस्तर पाए जाते हैं, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। इन चारों संस्तरों को संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? रिगोसोल कहेंगे। मृदा के अविभाजित संस्तर क्या कहलाते हैं? रिगोसोल। मृदा का मूल पदार्थ क्या हो गया? रिगोलिथ हो गया। फिर मृदा परिच्छेद का या मृदा प्रोफाइल क्या है? ये एक ही शब्द है। परिच्छेद को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोफाइल कहते हैं। और मृदा प्रोफाइल क्या है? मृदा की जब हम खड़ी कटान करते हैं तो खड़ी कटान करने पर विभिन्न परतें दिखाई देती हैं, उन परतों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेद का कहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला प्रश्न, मृदा में ठोस पदार्थों का आयतन होता है। काफी अच्छा प्रश्न है। मृदा में ठोस पदार्थों का आयतन होता है, तो यहां में 4 पॉइंट पूछ गए, 5%, 25%, 45% और 50%। प्रश्न क्या है? मृदा में ठोस पदार्थों का आयतन। अब ठोस पदार्थों का आयतन कितना होगा? हम पढ़ते हैं कि मृदा जो है, मृदा में 2 तरह के भाग होते हैं। 2 तरह के भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो ठोस भाग होता है मृदा में, और एक भाग होता है रंध्रावकाश। एक तो क्या होता है? ठोस भाग, और एक क्या होगा? एक होगा रंध्रावकाश। ये दोनों भाग होते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? ठोस भाग के बारे में पूछा गया है। और मृदा में जो ठोस भाग होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है? आप लोगों को भी पता है, 50% ये होता है और 50% ही ये होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है? आप लोगों को समझ में आ गया? राइट आंसर यहाँ 50%। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला प्रश्न, अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जेट में भी पूछा जाता है, सुपरवाइजर में भी पूछा जाता है, यानी अनेक जगह ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। क्या है? अम्लीय आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और उपयुक्त सभी। अब अगर मैं यहां सही उत्तर की बात करूं तो जो सही उत्तर है हमारा वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? अम्लीय आग्नेय चट्टान है। उसके अलावा जो आपकी बेसाल्ट है वो क्या है? वो क्षारीय आग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर आपकी अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। बेसाल्ट क्या है? क्षारीय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या हुई? अम्लीय चट्टान हुई। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला प्रश्न, कोलाइड रसायन का जनक माना जाता है। कोलाइड रसायन का जनक माना जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आपके सामने आया होगा। अगर मैं इसके जनक की बात करूं तो आप लोगों को पता भी है कि जो थॉमस ग्राम है, थॉमस ग्राम को हम क्या कहते हैं? कोलाइड रसायन का जनक या कोलाइड रसायन का पिता कहते हैं। उसके बाद में अगर आगे चलूं स्टूडेंट्स, ये हमारे यहां तक 5 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब अगर हम बात करें छठवें प्रश्न की, चलिए अब छठवें प्रश्न को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सारे ही प्रश्न बोर्ड बेस्ड हैं, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के बेस पर सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है,
वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं यानी निकल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कोलाइड, क्रिस्टलाव, आयन या तत्व। काफी अच्छा और काफी पेचीदा प्रश्न है। देखिए मैं आपको बता दूं, दो तरह के पदार्थ होते हैं। मान लो ये कोई क्या है, ये झिल्ली है, ये क्या है? झिल्ली है, जंतु झिल्ली। कुछ पदार्थ तो ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से इस जंतु झिल्ली से गुजर जाएंगे, और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो आधे तो गुजर जाएंगे और आधे लौट के कहां जाएंगे? वापस आ जाएंगे। यानी कुछ पदार्थ आधे गुजर जाते हैं धीरे धीरे और कुछ आधे लौट करके बाहर जाते हैं, नहीं गुजर पाते। दो तरह के पदार्थ होते हैं। इन दोनों तरह के पदार्थों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, जब मृदा कोलाइड वाला चैप्टर पढ़ाया था। जो पदार्थ जंतु झिल्ली से पार निकल जाते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कह देते हैं क्रिस्टलाव। इनको क्या कहते हैं अपन? क्रिस्टलाव। तो जो जंतु झिल्ली से गुजर नहीं पाते उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कह देते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न है वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं। विसरित हो जाते हैं का मतलब कि गुजर जाते हैं। अब गुजर जाते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? तो उनको हम कह देते हैं क्रिस्टलाव। क्या कह देते हैं? क्रिस्टलाव। और जो नहीं गुजरते उनको कोलाइड। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक है। काफी अच्छा प्रश्न है। धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी इनमें से कौन सा कारक मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करता है? देख लेते हैं थोड़ा सा। मृदा कणाकार, मृदा पीएच, मृदा कार्बनिक पदार्थ और उपयुक्त सभी। अब यहाँ राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। मृदा कणाकार की अगर मैं बात करूं, मृदा के कणों का आकार जितना छोटा होगा मृदा की धनायन विनिमय क्षमता उतनी है। देखो दूसरी मृदा पीएच, मृदा पीएच अगर ज्यादा है, ज्यादा होगा तो सीधी सीधी बात है कि धनायनों का अवशोषण ज्यादा होगा। आगे अगर बात करूं कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो मृदा का पीएच प्रभावित होगा, और पीएच प्रभावित होगा तो सीधी बात है कि धनायन विनिमय क्षमता भी प्रभावित होगी। नेक्स्ट है अपना कवक मृदा में कितने पीएच पर सक्रिय होते हैं? काफी अच्छा प्रश्न। कवक मृदा में कितने पीएच पर सक्रिय होते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है, 6 से 7.5, 4.5 से 6.5, 3 से लेकर 7 और 3 से लेकर के 9। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपना जो राइट आंसर है वो है 3 से लेकर के 9। कितने पीएच पर? 3 से लेकर के 9 पीएच पर सक्रिय होते हैं। एक तरह से आपको और पूछा जा सकता है ये प्रश्न, वो आपको पूछ लेगा अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा? कवक। कवक कहां पाए जाते हैं? अम्लीय मृदा में। कितने पीएच पर? 3 से लेकर के 9 पीएच पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना भारत में कितने क्षेत्र पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। भारत में कितने क्षेत्र पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं? अब देखो 159 मिलियन हेक्टेयर, 90 मिलियन हेक्टेयर, 44 मिलियन हेक्टेयर और 6.73 मिलियन हेक्टेयर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो 159 मिलियन हेक्टेयर वो क्या है? भारत का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल है। अगर हम भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल की बात करें तो कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है? 159 मिलियन हेक्टेयर। बात किसकी कर रहे हैं? भारत में कितने अम्लीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं कितने क्षेत्र पर पाई जाती हैं? 90 मिलियन हेक्टेयर। कुल कृषि योग्य 159 मिलियन हेक्टेयर, अम्लीय मृदाएं 90 मिलियन हेक्टेयर। और अगर हम राजस्थान में लवणीय मृदाओं की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान में, तो कितना है? 6.73 मिलियन हेक्टेयर। आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक पाइराइट कहां पाया जाता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी मोस्ट। राजस्थान में सर्वाधिक पाइराइट कहां पाया जाता है? आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा सीकर में। सबसे ज्यादा पाइराइट राजस्थान में सीकर में। सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में, तो जिप्सम सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? बीकानेर में। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जिप्सम बीकानेर, सबसे ज्यादा पाइराइट सीकर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक कर दें और देखने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दें जरूर। चलिए अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन तत्व का उपयोग करते हैं। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन तत्व का उपयोग करते हैं। अब किस रूप में करते हैं? NH2 के रूप में, N2 के रूप में, NO3 के रूप में और NO2 के रूप में।
पौधे नाइट्रोजन का उपयोग दो रूपों में ही करते हैं, अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में। अगर मैं बात करूं अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH4, नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है NO3। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में से यहां क्या दे रखा है, NH4 तो किसी भी ऑप्शन में है नहीं, क्या दे रखा है NO3, तो राइट आंसर अपना क्या होगा NO3। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में, NO3 के रूप में या नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट में चलूं अगला, सल्फेट ऑफ पोटास, उर्वरक में पोटेशियम पाया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, सल्फेट ऑफ पोटास उर्वरक में पोटेशियम पाया जाता है। अब चार ऑप्शन है 18%, 25%, 42% और 48%। अगर मैं बात करूं सल्फेट ऑफ पोटास, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, क्या कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें पोटेशियम कितना होता है, तो 48 से लेकर के 50%। कितना होता है 48 से लेकर 50%, तो राइट आंसर क्या होगा 48%। नेक्स्ट में अगर बात करूं सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों पर किस रंग का टैग लगा होता है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों पर किस रंग का टैग लगा होता है, चार ऑप्शन है हमारे पास, लाल, पीला, नीला और हरा। तो सबसे ज्यादा जहरीले रसायनों पर कैसा होगा, लाल रंग का टैग होगा। सबसे कम जहरीले रसायनों पर कैसा होगा, हरा होगा। सबसे ज्यादा जहरीले पे लाल, सबसे कम जहरीले पर हरा होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न पर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट अपना निम्न में से प्राकृतिक परिरक्षक है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक परिरक्षक है। अब प्राकृतिक परिरक्षक क्या है, सोडियम बेंजोएट, पैराबेंस, सोरबेट्स और चीनी। आप लोगों को भी पता है कि जो ऊपर के तीन हैं ये तीनों कैसे हैं, ये कृत्रिम परिरक्षक है। बाकी बचा क्या चीनी, तो चीनी क्या है, चीनी प्राकृतिक परिरक्षक है। नेक्स्ट फास्फेट विलेय बैक्टीरिया है, काफी अच्छा प्रश्न है, फास्फेट विलेय बैक्टीरिया है। अब कौन सा है, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास और इनमें से कोई नहीं। अब फास्फेट विलेय की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा ध्यान पहले इन दोनों पर जाना चाहिए। ये दोनों क्या करते हैं मृदा में, ये दोनों मृदा में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। बाकी अगर मैं स्यूडोमोनास की बात करूं तो बचा केवल एक ही स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास क्या करता है, फास्फोरस प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहां अगर मैं बात करूं फास्फोरस विलेय बैक्टीरिया, तो कौन सा होगा, स्यूडोमोनास, जिसको हम क्या कहते हैं PSB, क्या कहते हैं PSB, यानी फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, फास्फोरस घोलक जीवाणु, फास्फोरस विलेय बैक्टीरिया, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं स्यूडोमोनास। इसके अलावा बेसिलस भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, काफी अच्छा प्रश्न है, जेट में भी ये हजारों बार पूछा गया है। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, चार ऑप्शन है हमारे पास, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और कोई नहीं। आपको भी पता है दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। तो दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज है। ये तो हमारे सारे फर्स्ट प्रश्न के 16 प्रश्न हो गए। जो फर्स्ट नंबर का प्रश्न था उसके अंदर 16 वन वर्ड आते हैं, वो क्लियर हुए। अब सबसे जो टिपिकल हमारा पॉइंट होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये वाला जो हमारा कॉलम है ये सबसे टिपिकल होता है। अब हम इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और मैं बता दूं आपको अब की बार 100 में से 100 नंबर लाना थोड़ा सा टिपिकल भी रहेगा। टिपिकल क्यों रहेगा, क्योंकि अब की बार ऑप्शन टाइप प्रश्न ज्यादा है, वन वर्ड टाइप प्रश्न ज्यादा है, और अब की बार जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी ज्यादा है। 10 प्रश्न आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स से, जो कि काफी टफ होते हैं। जैसे हम यहाँ ट्राई करते हैं, पहला क्या है अपना, विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग काली जगह कहलाता है। अब जब खनिज पदार्थों के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो हम उसको कहते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीकरण। विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा है सर्वाधिक सुगठिता का गुण खाली जगह कोलाइड समूह में पाया जाता है। सबसे ज्यादा सुगठिता किस कोलाइड समूह में पाई जाती है, तो ध्यान रखना
मोंटमोरिलोनाइट में पाई जाती है। किसमें होती है? मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट सबसे ज्यादा सुगठिता मोंटमोरिलोनाइट के अंतर्गत पाई जाती है। अगला क्या है? जिप्सम में खाली जगह प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है। जिप्सम में खाली जगह प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है। प्रश्न है कि जो हमारा जिप्सम है उसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? अगर मैं जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा की बात करूं तो कितनी होगी? 23%। कितना? 23% इसमें कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, लवणीय मृदा में बुवाई से पूर्व बीजों को खाली जगह के घोल से उपचार करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। लवणीय मृदा में बुवाई से पूर्व खाली जगह बीजों को के घोल से उपचार करते हैं। किसके घोल से उपचार करते हैं? अगर लवणीय मृदा है तो लवण के घोल से उपचार करेंगे। कौन सा लवण है? तो वो है नमक। ध्यान रखना, किसके घोल से उपचार करते हैं? नमक के घोल से उपचार करते हैं। नेक्स्ट चले आगे। तो खाली जगह तत्व पादपों में जड़ों के विकास हेतु आवश्यक है। अब ऐसा कौन सा तत्व है जो पादपों में जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है? तो आंख मीच के आप लिख सकते हो फास्फोरस। जो फास्फोरस तत्व है वो पादपों में जड़ों के विकास हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट अपना पाइराइट का सूत्र होता है। पाइराइट का सूत्र होता है। अब पाइराइट का सूत्र क्या है तो आप लोगों को भी पता होगा, FeS2। पाइराइट का सूत्र क्या होता है? FeS2। आगे अगर हम बात करें, यूरिया में बाईयूरिएट की मात्रा पाई जाती है। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि जेट में भी आता है, सुपरवाइजर में भी आता है, आईसीआर में भी आता है। यूरिया में बाईयूरिएट की मात्रा खाली जगह होती है। कितनी होती है? तो ध्यान रखना 1.5 से लेकर के 2%। कितनी होती है? 1.5 to 2%। 1.5 से लेकर के 2% तक होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जैव रसायन शब्द का प्रयोग खाली जगह ने किया। काफी अच्छा प्रश्न है। जैव रसायन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप लोगों को भी पता होगा, कार्ल न्यूबर्ग। किसने किया था? कार्ल न्यूबर्ग ने किया था। जैव रसायन शब्द का प्रयोग, बायोकेमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? कार्ल न्यूबर्ग ने किया। नेक्स्ट में बात करूं, जीवधारियों की मांसपेशियां खाली जगह नामक प्रोटीन से बनी होती हैं। जीवधारियों की मांसपेशियां खाली जगह नामक प्रोटीन से, यानी कौन सी प्रोटीन से बनी होती है? तो इसमें ध्यान रखना मायोसिन। क्या नाम है इसका? मायोसिन। जीवधारियों की मांसपेशियां मायोसिन नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है। अगला क्या है अपना, न्यूक्लियोटाइड के जल अपघटन से न्यूक्लियोसाइड व खाली जगह अम्ल प्राप्त होते हैं। जब हम किसी न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें किस किस की प्राप्ति होती है? एक तो न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होगा और दूसरा हमें क्या प्राप्त होगा? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या होगा? फास्फोग्लिसरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल, हम कह सकते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा? एक तो न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारे दूसरे पॉइंट के सारे ही प्रश्न क्लियर हुए। 10 प्रश्न। सबसे टिपिकल पोर्शन हमारा एग्जाम में यही रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, क्योंकि इसमें किस लाइन से कहां से प्रश्न डाले किसी को कोई अभी तक मालूम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, और तीसरे प्रश्न में जितने भी हमारे पॉइंट हैं उनका उत्तर हमें एक शब्द या एक पंक्ति में देना होगा। यानी तीसरे प्रश्न में जितने भी हमारे प्रश्न होंगे उनका उत्तर हमें कैसे देना है? एक शब्द या एक लाइन में देना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आयनिक प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है, आयनिक प्रतिस्थापन। अब आयनिक प्रतिस्थापन क्या है? जब समान स्थान पर एक आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? आयनिक प्रतिस्थापन कहते हैं। जब समान स्थान पर समान प्रकार के आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? आयनिक प्रतिस्थापन कहलाती है। जैसे मैं आपको एक अभिक्रिया बता दूं, मान लो मैंने NaCl की अभिक्रिया कराई, NaCl है। अब NaCl के बाद मैंने क्या जोड़ दिया? HCl। अब मान लो इस अभिक्रिया में क्या हुआ,
ये बन गया तुम्हारा, सॉरी मैंने NaCl के साथ हाइड्रोजन की क्रिया करा दी 2NaCl के साथ, ठीक है। अब ये क्या बन गया भैया 2HCl प्लस 2Na, यानी मैं कहूं कि Na पर भी क्या था प्लस चार्ज था और इस पर भी क्या था प्लस चार्ज, यानी समान आवेश है, एक ही स्थान है और उसमें हाइड्रोजन ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया सोडियम को। यानी जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के आयन दूसरे आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है आयनिक प्रतिस्थापन कहलाती है, ठीक है। इस पर ध्यान मत देना, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है धनायन किसे कहते हैं, धनायन किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जब किसी तत्व पर धनात्मक आवेश हो, जब किसी तत्व पर क्या हो धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश हो तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं धनावेश कहते हैं। जैसे मैं बात करूं Na प्लस कैसा आवेश है धनात्मक आवेश है तो क्या है धनायन है। जैसे मैं बात करूं Fe2 प्लस क्या है धनावेश है। जैसे मैं बात करूं Al3 प्लस क्या है धनात्मक आवेश है तो धनावेश है। अब धनावेश या धनायन क्या होंगे ऐसे तत्व जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है प्लस चार्ज उपस्थित होता है क्या होते हैं धनायन होते हैं। दूसरा क्या है उभय प्रतिरोध, क्या है उभय प्रतिरोध क्या है, यानी मृदा द्वारा पीएच परिवर्तन में प्रतिरोध दर्शाना, मृदा द्वारा पीएच परिवर्तन में प्रतिरोध दर्शाना क्या कहलाता है उभय प्रतिरोध कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी मृदा में अल्प मात्रा में अम्लीय क्षार मिलाने पर उसके पीएच के प्रति प्रतिरोध उभय प्रतिरोध कहलाता है। अल्प मात्रा में अम्लीय क्षार मिलाने पर किसी मृदा में पीएच परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध उभय प्रतिरोध, समझ में आ गया होगा। अगला है रीग्रेडेशन से क्या तात्पर्य है, रीग्रेडेशन काफी अच्छा प्रश्न है। रीग्रेडेशन, अब रीग्रेडेशन क्या है जब किसी मृदा में एक बार निम्नीकरण की क्रिया हो चुकी होती है उस मृदा में लवणों का एकत्रित होकर पुनः निम्नीकरण होना क्या कहलाता है रीग्रेडेशन कहलाता है। किसी मृदा में एक बार निम्नीकरण होने के पश्चात लवणों का एकत्रित होने के बाद पुनः निम्नीकरण होना क्या कहलाएगा वो कहलाएगा रीग्रेडेशन। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला मृदा पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। मृदा के पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब सबसे जो मुख्य कारक है मृदा पीएच को प्रभावित करने वाला वो क्या है वो तो है जलवायु, एक तो जलवायु इसको प्रभावित करती है। दूसरी अगर मैं बात करूं सबसे मुख्य कारक क्या है पोषक तत्व इसको प्रभावित करते हैं, जलवायु हो गई, दूसरा पोषक तत्व हो गए। तीसरी अगर मैं बात करूं कार्बनिक पदार्थ इसको प्रभावित करते हैं, कार्बनिक पदार्थ हो गए। चौथी अगर मैं बात करूं तो मृदा के जो सूक्ष्म जीव हैं सूक्ष्म जीव भी इसको प्रभावित करते हैं तो मृदा सूक्ष्म जीव हो गए। ये क्या हो गए मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जलवायु, पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव हो गए। नेक्स्ट में अगर बात करूं जल में नाइट्रेट की अधिकता से मनुष्यों पर क्या प्रतिकूल प्रभावित करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर का है, एक लाइन में उत्तर देना है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से मनुष्यों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। अब प्रतिकूल प्रभाव क्या होंगे जल में अगर नाइट्रेट की अधिकता होगी तो एक तो क्या होगा कि जो वर्षा होगी वो कैसी होगी अम्लीय होगी, क्या होगी अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। एक चीज तो आपको ये पता चल गई अम्लीय वर्षा। दूसरा मनुष्यों में क्या हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, क्या हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है मनुष्यों में नाइट्रेट की अधिकता होने पर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपको ध्यान रखना है, जनरल सी बात है। मनुष्यों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है और वर्षा कैसी होती है अम्लीय होती है, यानी वर्षा का पीएच मान कम हो जाता है। अगला क्या है डीएनए व आरएनए में प्रमुख संरचनात्मक अंतर क्या है, काफी अच्छा काफी सरल प्रश्न। अब क्या बताना है डीएनए और आरएनए में अंतर, लेकिन कैसा अंतर बताना है संरचनात्मक अंतर बताना है। अब कई लोग क्या लिख देंगे, कई लोग ये लिख देंगे कि डीएनए में राइबोज शर्करा होती है आरएनए में और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, लेकिन वो अंतर यहां पर गलत माना जाएगा क्योंकि आपको क्या बताना है संरचनात्मक अंतर बताना है। और संरचनात्मक अंतर क्या होगा अगर मैं डीएनए की बात करूं डीएनए की संरचना कैसी होती है द्विकुंडलित, तो मैं कह सकता हूं डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है और आरएनए की संरचना एक सूत्रीय होती है, एक लड़ीय। आरएनए की संरचना एक सूत्रीय या एक लड़ीय होती है
डीएनए की संरचना कैसे होती है, द्विकुंडलित होती है। ये इसमें क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जैव उर्वरकों का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है। जैव उर्वरकों का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है, आपको केवल नाम बताना है। अब किस किस रूप में करते हैं, सबसे पहले हम इसका उपयोग बीज उपचार के रूप में करते हैं, जड़ उपचार के रूप में करते हैं, कंद उपचार के रूप में करते हैं। बीज उपचार हो गया, जड़ उपचार हो गया, कंद उपचार हो गया, ये क्या हो गए, जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधि। एक खड़ी फसल में भी हम जैव उर्वरकों का उपयोग कर लेते हैं, जैसे एजोला है, नीलहर, सेवाल है। तो चार हो गए, सबसे पहले बीज उपचार, कंद उपचार, जड़ उपचार और खड़ी फसल में उपयोग। तो ये आपको इसमें लिखनी है। हमारा फर्स्ट वाला जो पोर्शन था, जहां हमने लगभग 34-35 प्रश्न पढ़े, वो हो गया हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट जो पोर्शन शुरू होता है वो होता है खंड ब। खंड ब में हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे 1.5 नंबर के होते हैं, और ये प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े हैं। अगर मैं इनको कराऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लो। वहां आपको सारे ही मॉडल पेपर पूरे विद आंसर मिल जाएंगे, इनके आंसर भी वहां पर लिखे हुए हैं। तो विद आंसर आपको सारे जो 10-10 मॉडल पेपर हैं उनके आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे। सारे प्रश्न हमारे बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और एक बार जाने से पहले ये भी बता के जाना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और जो आंसर बताए वो आपको कैसे लगे।